नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है। मतलब पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन करेंगे। तो ये जो योजना है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जो है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, उसका हिस्सा है। और इसका जो उद्देश्य है कि नई खनन प्रक्रियाओं को लंबे समय तक इंतजार करने की बजाय भविष्य में आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता सुनिश्चित करना। कैसे? पुनर्चक्रण के मतलब वो उस मामले में। अब देखिए, इसकी योजनाओं के मुख्य बिंदु पर थोड़ा देख लेते हैं। तो इसकी अवधि है 6 वर्ष, मतलब 25 से 30 तक। इसके बाद इसमें ई अपशिष्ट, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप तथा अन्य स्क्रैप जैसे कि फंड ऑफलाइन वाहनों से निकले एंड ऑफलाइन वाहनों से निकले कैटलिक कन्वर्टर्स जो होते हैं, इन सभी को मतलब यूज किया जाएगा एक फीडिंग स्टॉक की तरह। मतलब उनसे निकाले जाएंगे रेयर अर्थ मिनरल्स। इसके बाद जो है, इसमें बोल रहे हैं कि इसका जो व्यय होगा, ये 20% सब्सिडी, इसमें पूंजीगत व्यय पर 20% सब्सिडी दी जाएगी मतलब कंपनियों को। फिर वृद्धिशील बिक्री पर परिचालन व्यय संबंधी सब्सिडी, मतलब अगर आपका ज़्यादा हो रहा है वृद्धि, मतलब बिक्री हो रही है, तो आप जैसे जैसे अपना बढ़ाते जाएंगे तो उस प्रकार से आपको और ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद है प्रोत्साहन की सीमा, जैसे बड़ी संस्थाओं के लिए 50 करोड़ है और छोटी संस्थाओं के लिए 25 करोड़ तक की सीमा लगा दी गई है कि वहाँ तक ही मतलब मिल सकेगी प्रोत्साहन सीमा। अब देखिए, इससे परिणाम क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला बोल रहे हैं कि 270 किलोटन वार्षिक पुनर्चक्रण क्षमता करने का अनुमान है। और इससे जो होगा, ये 40 किलोटन महत्वपूर्ण खनिज का उत्पादन होगा। इसके बाद बोल रहे हैं 8,000 करोड़ का निवेश आकर्षित होने का भी एक प्रकार से अनुमान है, संभावना है। फिर 17,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी इससे पैदा होंगे। तो अब थोड़ा देख लेते हैं राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की ओर। तो ये बोलते हैं कि 2024-25 से 2030-31 तक घरेलू और विदेशी स्रोतों से खनिज उपलब्धता सुनिश्चित करके भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला जो है ना, उनको सुनिश्चित करना। और इसमें जो है खनिज अवनेषण आता है, खनन, संवर्धन, प्रसंस्करण, एंड ऑफ लाइफ उत्पादों की पुनर्प्राप्ति। ये सभी जो है एक प्रकार से ओवरऑल स्कीम है ये राष्ट्रीय खनिज मतलब महत्वपूर्ण खनिज मिशन। अब नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण ऑडिट नियम जो है उनमें उनको अधिसूचित किया है। तो ये जो नियम है, ये पूरे देश में पर्यावरण ऑडिट के लिए एक औपचारिक ढांचा तैयार करेंगे। और इसका जो उद्देश्य है, ये पर्यावरण अनुपालन की बेहतर निगरानी बनाना और भारत में कारोबार को आसान करना, मतलब पर्यावरण जो कारोबार है उनको आसान करना। तो अब देखिए, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो उन्होंने सबसे पहली जो इसकी विशेषताएं है कि कुछ कुछ अधिकारियों की मतलब संस्था का मतलब सेटअप करना है। तो सबसे पहला, पर्यावरण ऑडिट नामित एजेंसी। तो ये जो है ना, ये ऑडिटर्स का प्रमाणन, पंजीकरण, निगरानी और प्रशिक्षण इसमें करेंगे। फिर यह इसके बाद पंजीकृत पर्यावरण ऑडिटर्स। तो ये ऑडिट का कार्य सिर्फ यही करेंगे, पर्यावरण पंजीकृत ऑडिटर्स, नाम से ही पता चल रहा है। फिर बोल रहे हैं कि पंजीकृत जो ऑडिटर्स हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं कुछ कुछ। तो मतलब वही ऑडिटिंग का वाला जिम्मेदारियां हैं, सारा कुछ वही बताया गया है। फिर इसमें 2 स्तरीय प्रणाली रहेगी। पहली तो सरकारी विनियामक संस्थाओं द्वारा अनुपालन की समीक्षा की जाएगी, जैसे सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय हो गए। और इसके बाद बोल रहे हैं कि पर्यावरणीय ऑडिटर्स आधारित व्यवस्था, जो मैंने आपको पहले बताया था, तो वो 2 प्रकार से इसमें निगरानी की जाएगी। फिर इसमें बोल रहे हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है इनकी निगरानी करेगा कार्यक्रम की, और इसके दिशा निर्देश भी यही जारी करेंगे। इसके बाद ये जो मैंने आपको बोर्ड सारे बताए स्तर 1 में, ये वही निरीक्षण और सत्यापन करेंगे। और ये सभी जो है ना, ये सभी निरीक्षण करके ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को मतलब सहायता करेंगे अपने नियम को बनाने में, क्रियान्वयन करने में। फिर निगरानी तंत्र मैंने फिर बताया, जो सेकंड में पर्यावरण ऑडिटर्स आधारित व्यवस्था जो मैंने बताया, ये REA, ये वाली पंजीकृत पर्यावरण ऑडिटर्स, तो ये निगरानी एक तरीके से करेंगे ज़मीनी स्तर पर। नेक्स्ट चलते हैं। सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो शिक्षा मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय ने ये मिलकर जारी किया है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को आधार बनाया गया है सीखने का। और इसमें 5334 संरचना के तहत 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा को भी शामिल किया गया है। तो वही अभी प्री स्कूल शिक्षा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ स्थापित करने का उद्देश्य है, सबसे पहला है कि आंगनबाड़ी केंद्रों से कक्षा 1 तक की स्कूल का तैयारी और सुचारू स्थानांतरण हो सके। फिर है अवसंरचना का बेहतर उपयोग किया जा सके और सीखने और विकासात्मक परिणामों को बेहतर मतलब उसको बेहतर बनाया जा सके। तो अभी वर्तमान स्थिति यह है कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो अभी 14 लाख से ज़्यादा है। लेकिन और एक बात यह है कि मतलब 9 लाख जो है ना स्कूलों में ग्रेड 1 की कक्षाएं, मतलब ग्रेड 1 मतलब 1 2 3 4 ऐसे, तो वहाँ से स्टार्ट है। और उनमें मतलब सोचिए कि 3 लाख आसपास के आंगनबाड़ी केंद्र इन स्कूलों के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं।
तो देखिए इसकी सिफारिशें क्या है, तो मतलब बाकी के साथ जुड़ना पड़ेगा, है ना। 14 लाख जो आंगनबाड़ी है उन सभी को उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अब देखिए सिफारिशें ये कही गई है कि दूरी, तो बोल रहे हैं कि 500 मीटर से दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में तो 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता बोल रहे हैं कि जहाँ अधिकांश बच्चे हाशिए पर समूह वाले हैं तो वहाँ पर ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए इसको, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सरकारी स्कूलों की डिमांड भी होती है। फिर है कि कक्षा की उपलब्धता, जैसे प्राथमिकता जो है ना, कक्षा अगर 1 है तो उनसे पहले कोई बाल वाटिका या प्री प्राइमरी कक्षा नहीं हो तो और अच्छा है। मतलब वैसे स्कूल जहाँ पर ऑलरेडी मतलब कोई आंगनबाड़ी केंद्र से या फिर प्री प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ पर फिर आंगनबाड़ी को जोड़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो वैसे स्कूल पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए जहाँ पर पहले से व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है अलग प्रवेश द्वार, मतलब बोल रहे हैं कि आंगनबाड़ी जो बच्चे होंगे उन सभी के लिए अलग सा व्यवस्था हो, ऐसे नहीं कि वो घुल मिल जाएँ कि बड़े लोगों के साथ ही, तो वो बोल रहे हैं। इसके बाद बोल रहे हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए पहले क्या क्या सरकार द्वारा, तो सबसे पहला आंगनबाड़ी सेवाएं, यह मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत लागू की गई। और ये 6 सेवाओं का एक व्यापक पैकेज है जो कि मतलब बहुत सारे कुछ बोलते हैं कि पोषण देते हैं, औपचारिक शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवा। अब देखिए नेक्स्ट है सरकारी स्कूलों में प्री स्कूल शिक्षा सुविधाएं, तो ये नाम से पता चल रहा है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये तो वही है कि प्री स्कूल में शिक्षाएं हैं सरकारी स्कूल में। अब नेक्स्ट है वस्तु और सेवा कर जो है जीएसटी परिषद उनकी अगली पीढ़ी के लिए जीएसटी सुधारों की मंजूरी दे दी है। तो अभी जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी कर संरचना में कई महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की गई और उस सिफारिशों पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बोले हैं कि 2 दर वाली स्लैब संरचना हो गई है अब। तो 12 और 28% जो स्लैब था ना उसको समाप्त करके मात्र 5 और 18% वाला ही स्लैब बनाया गया है, जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। फिर रोज़मर्रा की वस्तु को सस्ता किया गया है, दूध, पनीर, यही सब। कंज्यूमर गुड्स पर राहत दी गई है, टीवी, एसी पर। फिर बीमा और स्वास्थ्य पर भी मतलब जीएसटी पर बहुत ज़्यादा छूट दी गई है। सीन गुड्स जैसे तंबाकू और लग्जरी कारों पर सॉफ्ट ड्रिंक्स से कर को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। प्रमुख आर्थिक क्षेत्रकों को भी समर्थन दिया गया है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, उर्वरक क्षेत्र हो गए, ये सभी में। फिर संस्थागत सुधार बोला गया कि विवादों को तीव्र समाधान करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण को शुरू किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अब इसमें बोलते हैं जीएसटी परिषद के बारे में, तो याद रखिएगा कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से जीएसटी परिषद जो है ना अनुच्छेद 279 में मतलब एक संवैधानिक निकाय है। फिर इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया और केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। थोड़ा सा आवाज़ आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, देश भर में दादा भाई नौरोजी को 200वीं जयंती मनाई गई है, दादा भाई नौरोजी को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी जो थे ना एक पारसी विद्वान, व्यापारी और राजनीतिज्ञ थे। ये इसको ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था और या फिर इसको कहते थे ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों पूछ सकते हैं कि ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया या फिर ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भी थे और 3 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मतलब 1886, 1893 और 1906 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। फिर इसमें बोल रहे हैं कि प्रमुख योगदान क्या क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सामाजिक सुधारों में महिला शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया। सबसे पहले कि 1848 में लिटरेरी एवं साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और 1849 में महिलाओं के लिए 6 स्कूल बनाए बालिकाओं के लिए। फिर सुधारवादी विचारों का प्रसार, जैसे राष्ट्र गोफ्तार समाचार पत्र की शुरुआत की। कौन सी? राष्ट्र गोफ्तार। इसके बाद पारसी समाज सुधार के लिए रहनुमाई मजदयासन सभा इन्होंने स्थापित की 1851 में। फिर आर्थिक योगदान में देखें तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, जो कि हम लोग हमेशा पढ़ते ही हैं। उन्होंने ये बताया कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने कराधान, वेतन और पेंशन और विप्रेशन के नाम पर भारत की संपत्तियों को ब्रिटेन भेजा है। फिर प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ भी है, जैसे पॉवर्टी ऑफ इंडिया हो गया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये दोनों जो है ना इनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ भी है। फिर औपचारिक शोषण को उजागर किया इन्होंने, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से ना बहुत सारे इन्होंने बताया कि ब्रिटिश की क्या क्या औपनिवेशिक नीतियां हैं। फिर राजनीतिक योगदान भी देख लेते हैं, तो इन्हें एक प्रकार से इसको उदारवादी नेता माना जाता है और इन्होंने याचिका, प्रार्थना और विरोध जैसे संवैधानिक और शांतिपूर्ण साधनों का समर्थन किया है। फिर 1856 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके बाद ब्रिटिश संसद से पहले भारतीय सांसद, ब्रिटिश सांसद के ना ये पहले भारतीय सांसद बने थे वहाँ पर। तो बोल रहे हैं कि 1892 में जो ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ था तो वहाँ पे
फिन्सबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी के ये चुने गए मतलब एक प्रत्याशी थे जो सांसद में गए थे। और देखिए ये मार्गदर्शन भी किए हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक का, गोपाल कृष्ण गोखले का और महात्मा गांधी का। और इन्होंने स्वराज की भी मांग उठाई थी। जैसे ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में 1906 के अधिवेशन में स्वराज को एक ठोस राजनीतिक लक्ष्य घोषित किया था, तो ये इनके कारण ही हो पाया था। तो दादा भाई नौरोजी की अभी 200वीं जयंती है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद है इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो देखिए इंट्राडे पोजीशन है ना, सेबी ने अभी इंट्राडे पोजीशन की निगरानी रखने के लिए एक नया फ्रेमवर्क जारी किया है जिसका उद्देश्य जो है निवेशकों की वित्तीय जोखिमों को कम करना। अब इक्विटी डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव जो है ना, ट्रेडिंग बाजार में एक प्रकार से वित्तीय उत्पाद है और ये उन मूल्य इंडेक्स में शामिल यानी अंडरलाइंग एसेट्स के मूल्य से तय होता है। यानी मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल से। जैसे कि मैं अपने पास बहुत सारा सोना रखा हूँ 100 किलोग्राम, लेकिन ये जो है ना डेरिवेटिव्स, ये सोना नहीं है। आप सोना खरीद नहीं रहे हैं, बल्कि सोना मेरे पास है ना, तो मैं आपको एक रिसीट जारी करता हूँ। जैसे आप पार्किंग में कार लगाने जाते होंगे, तो मतलब कहीं भी जाते हैं, कहीं जैसे जूता ही रखते हैं मंदिर जाते टाइम, तो आपको एक रसीद देता है कि वो रसीद जो है ना, वो आपका मतलब है कि आपका जूता यहाँ पर है। जब आप उस टोकन को, रसीद को लेके दिखाइएगा तो फिर से आपको जूता मिल जाएगा। तो ये टोकन ही है डेरिवेटिव्स। तो याद रखिएगा वही टोकन ही है डेरिवेटिव्स की। वो अंतर्निहित संपत्ति जो है ना, अंडरलाइंग एसेट के मूल्य से तय होता है। अब देखिए इक्विटी डेरिवेटिव्स जो है उसका मूल्य आंशिक रूप से या अधिक अंडरलाइन इक्विटी एसेट वर्ग से तय होता है। मतलब ये एक से होता है और ये एक से ज़्यादा इक्विटी। तो देखिए फ्यूचर और ऑप्शन जो कारोबार है ना, वो सबसे आम इक्विटी डेरिवेटिव्स है। मतलब इक्विटी डेरिवेटिव्स का सबसे ज़्यादा प्रयोग फ्यूचर और ऑप्शन में ही किया जाता है। अब देखिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तो नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा अब तक का सबसे बड़ा अभियान है और ये तेलंगाना छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित कर्रागुट्टा पहाड़ी पर चलाया जा रहा है, कर्रेगुट्टा। तो देखिए एक प्रकार से ये पहली नहीं है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इससे पहले ऑपरेशन मिशन संकल्प भी चलाया गया था जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर ही था। तो ब्लैक फॉरेस्ट और संकल्प याद रखिएगा। फिर लेकिन ऑपरेशन ग्रीन हंट, तो ग्रीन हंट 2009 के अंत में शुरू किया गया था और 5 राज्यों में इसको चलाया गया था। तो ये थोड़ा सा अलग है, बड़ा ऑपरेशन था। अभी बचली नक्सल भी तो सीमित हो गए ना, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर ही ज़्यादा देखे गए हैं, छत्तीसगढ़ इन सब में, तो वहाँ पर ही इसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारतीय शीशम। तो देखिए बताया गया है कि अभी भारतीय शीशम का जो है ना पौधा घनत्व सबसे कम है तमिलनाडु में। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। एकल तने वाला पर्णपाती वृक्ष है, आर्द्र इलाकों में इसके पत्ते भी नहीं गिरते हैं। मतलब पर्णपाती तो है लेकिन आर्द्र इलाकों में पत्ते नहीं गिरते, नॉर्मल बात है। तो देखिए छाल पतली और धूसर या ग्रे रंग की होती है ये, और ये अनियमित रूप से छोटी छोटी दर्रारें इस पर मौजूद होती है। वर्षा इसको चाहिए 750 से 5000 मिलीमीटर। मृदा होती है लेटराइट, जल और काली मृदा। ये भारत और इंडोनेशिया के स्थानिक प्रजातियों में आती है। इसके बाद है इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन। तो इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन आकाशगंगा में चुंबकीय क्षेत्रों के साथ एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, मतलब ऐसा है। तो मतलब बोल रहे हैं कि अगर चुंबकीय इधर जा रहे हैं ना, चुंबकीय दिशा इधर जा रहे हैं, तो ये भी इधर ही चले जाएंगे। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ये जो लाल दानव जैसी तारों की ठंडी परतों में रहते हैं, बाहरी परतों में, ठीक है, रेड जाइंट्स के बाहर रहते हैं। ये विकिरण दबाव, तारकीय पवनों या फिर तारकीय विस्फोटों के माध्यम से अंतरिक्ष में मुक्त हो जाते हैं। फिर बोल रहे हैं कि इन कणों में जो होता है ना, ये अमॉर्फस सिलिकेट और कार्बन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं। फिर बादलों को ठंडा और ये घना बनाती है, क्योंकि ये नाम से पता चल रहा है ठंडी होती है, तो बादलों को घना और ठंडा बनाएगी। नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं, कॉफ़ी। तो अभी देखिए बहुत दुखद खबर आ रही है कि कर्नाटक में कॉफ़ी उत्पादन जो क्षेत्र है, चिकमंगलुरु, कूर्ग, हसन, कहाँ के क्षेत्र है, कर्नाटक के। तो वहाँ पर लंबे समय से होने वाली बारिश और ठंड के कारण कॉफ़ी के बागानों को नुकसान पहुँचा है। अब थोड़ा कॉफ़ी के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में कॉफ़ी की शुरुआत बाबा बुदन ने 17वीं शताब्दी में चिकमंगलुरु यानी कर्नाटक में शुरू की। तो इसलिए वहाँ पर एक पहाड़ी भी है, बाबा बुदन पहाड़ी। तो यहाँ ध्यान रखिए कि इसके लिए दशाएँ क्या क्या है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, तापमान इसको 15 से 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मृदा चाहिए होती है और एक छायादार क्षेत्र भी चाहिए होता है। पहाड़ी ढलान अधिक उपयुक्त होते हैं इसके लिए। और ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है और भारत अब 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बन चुका है। अब देखिए भारत में अरेबिका और रोबस्टा दोनों उत्पाद किए जाते हैं और निर्यात भी किए जाते हैं। और ये नीलगिरी क्षेत्र है जिसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है, वहाँ पर ज़्यादा इसमें उगाई जाती है और कर्नाटक में तो 70%। नेक्स्ट है गिद्ध। तो देखिए असम के एक फाउंडेशन ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए गिद्धों के बारे में, भारत में गिद्ध 9 प्रकार की पाई जाती है, 9 प्रजातियाँ पाई जाती है। जैसे स्लेंडर बिल्ड, वाइट रेंड, फिर वाइट हेडेड, हिमालयन ग्रेफॉन, इजिप्शियन, सिनेरियस, इंडियन बिडियड और यूरेशियन ग्रिफॉन। ये सभी जो है ना 9 प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। अब इसमें खतरे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो खतरा है वो है
डिक्लोफेनॉक जैसे विषाक्त जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं उनकी इलाज किए गए मृत मवेशियों के भक्षण से इनको खतरा होता है। फिर पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा है, बिजली के तारों से झटका लगता है इनको, और भोजन की कमी हो रही है, और मानवीय गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ने के कारण इनका पर्यावरण जो है लुप्त होता जा रहा है। संरक्षण के लिए हम लोगों ने कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है वो रानी असम में और पिंजौर हरियाणा में स्थापित किया गया है। कहाँ? रानी असम और पिंजौर हरियाणा, तो याद रखिएगा यहाँ पर। फिर भारत के गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना भी 2020 से 25 अभी तक चल रही है, तो वो भी एक प्रकार से संरक्षण का ही काम कर रही है। अब नालंदा विश्वविद्यालय की ओर थोड़ा देख लेते हैं। तो भूटान के प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की भी यात्रा की और वहाँ पर अपना वहाँ तिब्बती टेम्पल जो है ना वहाँ पर वो उन्होंने स्थापित किया एक। तो इसके नालंदा प्राचीन नालंदा विहार जो है ना उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि इनकी स्थापना जो है 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने की थी, और ये राजगीर में स्थित है। और इसके मतलब शिक्षण के और भी केंद्र रहे हैं, जैसे तक्षशिला और विक्रमशिला में रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि नालंदा जो है ना विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है अभी। ये हर्षवर्धन जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में आए थे, और पाल शासकों जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी में आए हैं, उनके सहित कई अन्य शासकों द्वारा भी संरक्षण प्रदान किया गया है। और ये चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया से कई विद्वान जो है ना यहाँ पर अध्ययन के लिए आते थे। और इसमें सबसे मतलब प्रमुख नाम है वह झुआन जांग, जिसको वेन सांग कहते हैं। तो वो ना मतलब यहाँ पर इसको याद रखिएगा, झुआन जांग जो है वेन सांग का नाम है, झुआन जांग हेन सांग को कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये ना यहाँ पर बहुत सारा कुछ बताए हैं, इसके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं। अब देखिए इसकी पत्तन जो है ना, सबसे पहला पत्तन की जो बात है वह है 9वीं शताब्दी में पाल शासकों जो है ना, पाल शासकों जो बताया कि 8 से 12वीं शताब्दी में पाल शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो 9वीं शताब्दी में पाल शासकों के संरक्षण में बौद्ध धर्म में तांत्रिक परंपरा का विकास को बढ़ावा दिया गया यहाँ पर। फिर है 1200 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी ने जो आक्रमण किया था उसके कारण से नष्ट हो गया था। और बख्तियार खिलजी तो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, मतलब गुलाम था। तो उन्होंने जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो मर गए तो उसके बाद उन्होंने अपना राज्य बनाने की ठानी, और उन्होंने मतलब ये पूर्वी जो भारत है ना वहाँ पर आक्रमण कर दिया, और बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सभी में आक्रमण करके बहुत सारे वंशों को इन्होंने नष्ट किया। तो वहाँ पर इन्होंने जितने भी महाविहार थे शायद, या फिर अवंत्री जो था वो भी देख लीजिए, या फिर आप विक्रमशिला देख लीजिए, नालंदा देख लीजिए, सारों को इन्होंने नष्ट कर दिया। फिर जर्मन राजधानी बर्लिन, तो देख लीजिए थोड़ा सा जर्मन का कहाँ कौन कौन से देश से घिरा हुआ है। तो सबसे पहला है यहाँ पे डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड। फिर इधर है बाल्टिक सी, इधर है नॉर्थ सी। और यहाँ जो है ना डेनमार्क और जर्मनी के बीच एक नील मतलब नहर है, और उस नहर को कहते हैं कील नहर। तो देखिए बाल्टिक सागर से अगर आप उत्तरी सागर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कील नहर से गुजरना पड़ेगा। अब चलिए यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक है, वो तो पता ही है। अब देखिए नदियाँ जो है इसमें सबसे लंबी नदी जो है राइन है, और एल्बे, डेन्यूब, ये सभी नदियाँ यहाँ पर बहती है। फिर जलवायु इसकी है शीतोष्ण, हल्की सर्दियाँ, गर्म ग्रीष्मकाल, और वर्ष भर वर्षा होती रहती है। पर्वत श्रृंखलाएँ में देखें तो आल्प्स और बवेरियन हाईलैंड्स, ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पर पाई जाती है। और लेक कॉन्स्टेंस जो है ना ये ताज़ा जल की सबसे बड़ी झील है, मतलब यहाँ पर ही पाई जाती है यूरोप में। अब चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पर। आज का तो ख़त्म हो गया, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।